नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। परभणी विधानसभा निवडणुकीचा रणसंग्राम 15 ऑक्टोबरपासून सुरू झाला आहे। आचारसंहिता लागल्यानंतर कोणत्या न कोणत्या विधानसभा मतदारसंघाचे कोणता उमेदवार उभा राहील, कोणामध्ये फाईट होईल यासह अनेक चर्चा मतदारांमध्ये सुरू आहेत। एकीकडे परभणीमधील शिवसेनेचा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार राहुल पाटील हे गेल्या वेळेस बहुमताने निवडून आले होते। याही वेळेस ते विजयासाठी उभे आहेत। लोकसभेच्या विजयानंतर महाविकास आघाडीकडे अचानक पक्षप्रवेशाचा ओघ वाढला। परभणी शहरातील दर्गा रोडमधील प्रभाग 11 मधील तुराबुल हक्क नगर दर्गा रोड परभणी येथे 200 मुस्लिम कार्यकर्त्यांनी स्वइच्छेने आमदार राहुल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला। आयोजक युवा सेना, आमिर हसमी, जफर अन्सारी, KR सिद्दीकी, अनवर खान, नौशाद खान, वाहिद खान, तुराबुल खान, शाकिर अन्सारी आदींनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित शिवसेनेचे नेते डॉक्टर विवेक नावंदर, शिवसेना प्रमुख करामत खान, अक्रम बाबा, नंदू पाटील, महिला जिल्हा अध्यक्षा प्रीती ज्ञानेश्वर घुले पाटील, नवीन माऊली, सलीम भाई, फैजुल्ला खान पठाण आदीसह कार्यकर्ते उपस्थित होते। यावेळी दर्गा रोड परिसरात मोठ्या प्रमाणात आमदार राहुल पाटील यांचा सत्कारही करण्यात आला। चलो चलो आगे चलो, फटाफट फटाफट चलो आगे चलो फास्ट। लेकिन कुदरत ऐसी एक बार एग्जाम लेती है कि वो खुद जेल जाएंगे और हम देखते रहेंगे उनको। इसलिए वाला आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट समय है। आने वाले समय में अपने को इतना ही देखना है ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये दिन में काम कभी नहीं करे आज तक इन्होंने। इनका काम रात को 2 बजे शुरू होता है। किसकी जमीन छीनना, किसका प्लॉट छीनना, किसका क्या करना, किसकी वाट लगाने का काम है आज तक इन्होंने किया है। यही अपने को देखना है कि क्या करते हैं। अच्छा काम तो कोई करने वाला नहीं है। अपने को देखना है कि पोलराइज ना करे, ये जाति दंगे ना भड़काए, अमन और शांति को कहीं भी ये चोट ना पहुंचाए, ये अपने को देखना है। और ये 15 दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। जिस तरह के आपने देखा होगा कि आमिर भाई, इनको कुछ गरज नहीं कहाँ जाने की राजनीति में, लेकिन खुद चल के आए। ऐसे बहुत सारे मैंने बिजनेसमैन देखे परभणी की जो कभी मैंने रास्ते में भी नहीं देखे, वो खुद चल के आ रहे कि हमको शिवसेना में प्रवेश करना। कॉमन मैन जो आम आदमी वो बोल रहा है मेरे को इस पक्ष में प्रवेश करना है, महाविकास आघाड़ी में आना है। तो इतने इन लोगों से कदर चुके लोग आए ये महायुति से कि हर आदमी चाह रहा है, 99% आदमी चाह रहा है कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ रहे, शिवसेना के साथ रहे, और यही अपना विजय तय करेगा। इसलिए अभी जो भी 20 तारीख को मतदान होगा, वोटिंग होगा, उस वक्त अपने को इतना ख्याल रखना है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी वोटिंग होनी चाहिए।
मैं तो कह रहा हूँ कि 80-90% अपनी वोटिंग होनी चाहिए। अगर इतनी वोटिंग होती है तो आपके सबके आशीर्वाद से मैं 1 लाख में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लीड से कौन सी सीट लेंगे तो परभणी विधानसभा की सीट रिकॉर्ड ब्रेक विजय होगा वो। और जब रिकॉर्ड ब्रेक विजय होगा तो महाविकास आघाड़ी के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, नेता मंडल की परभणी को अपने क्या देना है। और जब ये गवर्नमेंट स्थापन होगी तो बहुत बड़ा हिस्सा अपने परभणी जिले को मिलेगा और परभणी विधानसभा का ऐसा विकास होगा कि आज तक कभी नहीं हुआ। 25 साल का बैकलॉग भी भर के आएगा और परभणी महाराष्ट्र के टॉप का शेयर होने से कोई न रोक पाएगा। जिस तरह से 8 साल में इन्होंने रिद्धि रोकने का काम किया है, जिस तरह से 1 रुपए में नहीं देना जब तक राहुल पाटिल इधर नहीं आता है, ऐसा ही कहते थे। लेकिन मैंने भी उनको बोल दिया कि मैं कभी नहीं आऊंगा, घर को बैठूंगा लेकिन आपकी तरफ नहीं आऊंगा। हमारे जिन लोगों ने मुझे चुन के दिया है, जिस नेता ने मुझे बड़ा बनाया है, उसका भरोसा मैं तोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे बोले कि आपको मंत्री बनाएंगे, 100 कोटी देंगे, मैंने तुमको रहने दो 100 कोटी भी मंत्री पद नहीं। हम कार्यकर्ता रोड पे है, रोड के आखिरी तक रोड पे ही काम करते रहेंगे। रोड के लोग हैं मुझे ताज तक पहुंचाएंगे। इस तरह की बातें हुई वाली है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह का आपका मोहब्बत मेरे को दी है आपने, आने वाले समय में इससे ज्यादा डबल की मोहब्बत मैं आपको दूंगा। 2014 से मैं अल्पसंख्यक लोगों के साथ रहता हूँ, मुस्लिम समाज के साथ। 2014 में 2019 में भाजपा के साथ युति होते हुए भी मेरे मोहब्बत के खातिर कम से कम 25,000 मुस्लिम लोगों ने मुझे मतदान किया। तो इसलिए आप मेरे साथ है और इस चुनाव में अच्छी तरह से अपनी जीत होगी। आप सबका सहकारी इसी तरह से रहने दो। इतनी बात कह के मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद जय भारत। प्रवेश भी नहीं करते थे तो ये रास्ते का काम जिस दिन मैं चुन के आऊंगा उसके 1 महीने के बाद आप ही खुद नारियल फोड़ना और आप ही काम करके दे देना। इस कार्यक्रम का प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम के प्रमुख हमारे सबके लाडले डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, हमारे मित्र और शिवसेना के तालुका प्रमुख नंदू पाटिल अवचार, मार्केट कमेटी के डायरेक्टर फैजुल्ला पठान, हमारे मित्र बाबा अकरम, अल्पसंख्यक सेना के अध्यक्ष हमारे करामत खान साहब, नाहिदा मैडम, हमारी युवती सेना के अध्यक्ष मैडम एडवोकेट गुले, यहाँ पर उपस्थित हमारे तुराब भाई, हमारे जिनके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिनका प्रवेश है, वो हमारे हाशमी साहब और उनका पूरा मित्र मंडल। सबसे पहले मैं हाशमी साहब का शिवसेना में स्वागत करता हूँ। उद्धव बाला साहेब ठाकरे इस सेना में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको इस पक्ष में अच्छे से अच्छा स्थान मिले, आगे आप इसी तरह समाज सेवा का काम करते रहे। हमारा पक्ष ये रात दिन रास्ते पे रहने वाला पक्ष है, लोगों को काम के लिए आने वाला पक्ष है और जब भी किसी को कोई दिक्कत रहती है तो उसके लिए हम खड़े रहते हैं। फिर वो आरोग्य की सेवा हो, कोई सोशल सर्विस हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो, तहसील का काम हो, हम हर जगह लोगों के साथ खड़े रहते हैं और इसीलिए भारी मात्रा में आप लोग हमारे ऊपर प्रेम करते हैं। यहाँ पे मुझे कोई शक नहीं कि ये लोग यहाँ पे आए हैं वो आमिर हाशमी साहब के प्रेम से भी आए हैं और कहीं ना कहीं राहुल पाटिल साहब ने किया है पिछले 10 साल में, वो आपको जिस माध्यम से भी समझा होगा उससे प्रभावित होकर आप लोग यहाँ आए हैं। क्योंकि आप ये दरगाह रोड के एरिया में हम जब इसके पहले इलेक्शन लड़ते थे अपने पक्ष में आ गए, ये बहुत खुशी की बात है और ये पक्ष बदल रहा है। हमारे नेता उद्धव बाला साहब ठाकरे, इन्होंने बहुत बुरा समय कुछ पिछले 2019 के बाद 2024 तक देखा। पहले देश में कोविड जैसी महामारी का असर हुआ, फिर कुछ समय काम थोड़ा ठीक चला तो उसके बाद उनके एक सिपह सालार एकनाथ शिंदे साहब ने उनके पीठ में खंजर भोंक दिया और एक विचित्र परिस्थिति इस महाराष्ट्र में निर्माण हो गई। पर उद्धव साहब ने जो कोविड के पीरियड में काम किया था, समाज के हर आदमी को साथ में लिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई मान के जो आरोग्य सुविधा सबके लिए उपलब्ध कराई थी, एक कॉन्फिडेंस सब महाराष्ट्र के लोगों को दिया था
उसके चलते बहुत सारा प्रेम हर समाज का उद्धव ठाकरे साहब को मिला और उसी प्रकार का प्रेम परभणी में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब को मिला। कायम हमने देखा है कि जब भी कोई आपत्ति आई, कोविड का पीरियड आया, परभणी में हम पूरे एरिया में पूरे अस्पतालों में घूमते रहे, लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिलने का प्रयास करते रहे और इसी तरह काम करते करते हमारे नए नए दोस्त हमारे साथ जुड़ते गए और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस दलगा रोड के एरिया में कम से कम 200 नौजवान लोगों ने आज साहब के नेतृत्व में विश्वास रखकर यहाँ पे प्रवेश लिया है। ये साहब के धर्मनिरपेक्ष काम का एक प्रकार का पावती है, ऐसा मैं समझता हूँ और आगे हमको आपके साथ काम करने का बहुत आनंद आएगा, इससे हमको ऊर्जा मिलेगी। 2014 से जब परभणी में काम कर रहे हैं तो अपने परभणी में जैसा ये देश का विचारों का विरोध किया है और आप सब लोगों का साथ निभाया है, सबको सुरक्षित महसूस करने के लिए आज अगर कोई महाराष्ट्र में नेता होगा तो उद्धव ठाकरे साहब है और उन्होंने ये एहसास दिलाया लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को विशेष करके कि आप डरिए मत, हम आपके साथ में हैं और हम ही इनका जो तख्त है उसको पलट देंगे। पर ऐसा होगा दुर्भाग्यवश 240 पर बीजेपी को रोकने में हम कामयाब हो गए। थोड़ी और ताकत बढ़ती थी, थोड़ी और शक्ति बढ़ती थी तो बेशक ये तक पलट जाता था और फिर एक बार 2014 के पहला एक खुशनुमा माहौल इस देश में रहता था, पर दुर्भाग्य से वो हुआ नहीं। पर अभी आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप देखते हैं कि हरियाणा में अभी इलेक्शन हो गया, हरियाणा में जब इलेक्शन हो गया तो एक भी रिपोर्ट ये बीजेपी के फेवर में नहीं था, पर जब सरकार बनी हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस कुछ हद तक जाकर रुक गई। आपको इसको एनालाइज करना चाहिए, ये बात को सोचना चाहिए कि क्या क्या वजह है। ये ईवीएम का घोटाला है, ये मतों का विभाजन है, ये विचारों की ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके अंदर से इस तरह का काम होता है और अपने लोगों को कहीं ना कहीं उधर जाने के लिए रोका जाता है। विधानसभा में जाना ये आमदार साहब के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आमदार साहब विधानसभा में जा सकते हैं, विधान परिषद में भी जा सकते हैं, पर जो आपके सहकार्य से जाने का आनंद है वो सबसे बड़ा आनंद है और आप लोगों को ये बात का विशेष ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। आज ऐसे लोगों को यहाँ उम्मीदवारी दी जा रही है जिससे कि वोटों का बंटवारा हो। ऐसे कई पार्टियां आ रही है जिनका परभणी से कोई ताल्लुक नहीं है, कभी रास्ते पे उतर के काम नहीं किया है, किसी समाज के लिए एक छोटा मोटा भी उन्होंने एक हॉल भी नहीं बनाया है। आज अपने 11 नंबर के वार्ड में हमने कई युवाओं को सही रास्ता बताने के लिए ओपन जिम का यहाँ पे उद्घाटन, यहाँ पे हमने कई कब्रिस्तानों को कंपाउंड वॉल दिए, यहाँ पे कब्रिस्तानों में लाइट की सोच की, कई मस्जिदों के रास्ते जो अच्छे रास्ते नहीं थे उनको हमने रास्ता दिया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमको किसने वोट किया है किसने नहीं किया है, हम ये समझ के चाहते हैं कि चलते हैं कि सब लोग हमारे साथ है और यही जज्बा हमारा कायम रखने के लिए, हमारा उत्साह कायम रखने के लिए मेरी आपको विनती है कि आने वाले इलेक्शन में आप उसी तरह हमारे साथ रहो जिस तरह से आप लोकसभा में आपने हमारा साथ दिया। उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अभी करामत खान साहब ने बताया ना, आपने रिक्शा देखा ना गाड़ी देखी, सिर्फ आपके ऊपर एक जुनून था कि आपको सपोर्ट करना था महाविकास आघाड़ी को, इंडिया आघाड़ी को, और उसके लिए आप चल के पूरा वोटिंग करने के लिए बाहर आए और आपने अच्छी प्रकार से वोटिंग किए। इसलिए बंडू जादव साहब यहाँ परभणी में 43,500 वोट की लीड से चुन के आए, इसलिए भी आपका मैं शुक्रिया करता हूँ। डॉक्टर राहुल पाटिल साहब केंद्र सरकार अपने सरकार की योजनाएं तो करते ही करते हैं, पर साथ में एक बड़ा दिल रखने वाला इंसान है और जो जितना भी पॉसिबल है आपके लिए करना, सबके लिए, फिर वो वैद्यकीय क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, विधवा परित्यक्ता महिला के लिए क्षेत्र हो, जहां पर भी अपने को शक्य है कि आपको मदद करना है, एक इंसानियत के नाते जो मदद करने का एक जज्बा रखने वाला ये युवा साथी है। मुझे मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि इनके हाथ मजबूत करने के लिए आपको आने वाले इलेक्शन में उनके पीछे बड़े ढाढ़स से खड़ा रहना पड़ेगा, क्यों तो ये अभी इलेक्शन की शुरुआत है, इसके आगे सब तरह से आक्रमण करने की प्रक्रिया ये शुरू होने वाली है और ये प्रक्रिया के अंदर आपको आखिरी तक हमारा साथ निभाना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे साहब को मैं देखता हूँ, जब उनके साथ खिलाफ इतनी सारी साजिशें हुई, उनके बेटे ऊपर नहीं होने जैसे आरोप हो गए। उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो एक बहुत अच्छा नेता, युवा नेता है, उनके ऊपर कई सारे आरोप हो गए
उनके ऊपर, उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर भी व्यक्तिगत आरोप हो गए, पर ये सब आरोपों ने उन्होंने कहीं पे भी उससे वो डर नहीं गए, सहम नहीं गए। वो हर आरोप का सही तरीके से मुकाबला करते हुए आप सब लोगों के आशीर्वाद से, साथ से, ढाढ़स से वो जूझते रहे, उस महाशक्ति के खिलाफ जूझते रहे, जहाँ पे जो सौहार्द, प्रेम, जो परंपरा है देश की, वो बाजू में रह गई थी। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ऐसी सब चीजें बीच में लाकर तकलीफ देने का प्रयास करते हैं। आमदार साहब के साथ हम रात दिन छांव के जैसा रहते हैं। साहब को भी बहुत सारी तकलीफें इस पिछले समय में हुई, मंत्री पद की ऑफर भी आई, पर साहब ने अपनी निष्ठा के चलते इस प्रक्रिया को छेद दे दिया। और उन्होंने ये बात सही रखी कि परभनी के लोगों ने मुझे चुन के दिया है 83,500 वोट से, मैं इनसे किसी प्रकार की बेईमानी नहीं करूंगा और मेरे पक्ष के नेता उद्धव ठाकरे के साथ रहूंगा। और यही जज्बा हमारा कायम है, और यही जज्बा कायम है। इसी तरह की मेहनत हम करते रहेंगे। और एक आमदार जो पूरे व्यवस्था के खिलाफ यहाँ पे लड़ रहा है परभनी में, जैसे रास्ते के कामों में रुकावट आ गई, निधि में रुकावट आ गई, कई सारे काम हमारे मन जैसे हुए नहीं। हम नहीं मानते कि वो काम मन जैसे परभनी में हुए, पर ये निवडणूक एक निर्णायक निवडणूक है, एक डिसीजन मेकिंग इलेक्शन है। ये इलेक्शन के अंदर अगर आप साथ में रहेंगे तो मुझे गारंटी है पिछले 25 साल का पूरा जो विकास का बैकलॉग है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और परभनी का एक नया चेहरा आपके सामने आएगा। जिनको आज विरोध में रहते हुए आप मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर सकते हैं, आप साइंस पार्क बना सकते हैं, आप बसपोर्ट को पूरा कर सकते हैं, तो जब आपकी सत्ता होंगी तो वो सबसे बड़ी बात होगी कि इसके आगे की बातें भी जो परभनी के लोगों को एक अच्छे सम्मान के लिए जरूरी है, वो हर चीज यहाँ पे पूरी हो गई। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, विकास और ये बातें तो सब होते ही रहेंगी, पर परभनी अपनी पहले से पहचाने जाती है। मैं शिवसेना के पहले जमाने में भी शहर प्रमुख था, पर हमने कभी किसी दंगा फसाद का काम नहीं किया, सब दोस्तों के साथ भाईचारा रखा। और आज भी हम करते हैं। मैं बाद में कांग्रेस में भी रहा कुछ साल। मैं तो अभी भी मजाक में बोलता हूँ कि मैंने जाके ही उद्धव साहब को बोला कि कांग्रेस के लोग अच्छे हैं साहब, आप उनके साथ जाएंगे, इसलिए 2019 में उद्धव साहब उनके साथ चले गए। तो ऐसा है कि ये सब बातें हैं, ये परभनी को अपने को बचाना है, परभनी को अच्छा रखना है, परभनी का सही नेता कौन उसका विकास कर सकता है ये देखना है। जो ऐसी ताकतें हैं जो थोड़े से फायदे के लिए कुछ कम ज्यादा करेंगे, उनके साथ रहने में मजा नहीं है। वो लोगों का जो सोचने का दायरा है वो छोटा है, नजदीकी दायरा है। हमको बहुत लंबी सोच से चलना है। परभनी को अगर अच्छा करना है तो आपके सहकार्य के सिवा परभनी अच्छी नहीं हो सकती। यहाँ मैं देखता हूँ कि आप मेहनत करने वाले लोग हैं, आपको अगर काम चाहिए तो परभनी में अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, अच्छी शक्ति आना, अच्छी ताकतें आना, जहाँ से यहाँ पे लोगों को हर एक को 24 घंटे 365 दिन हर एक को काम मिले, इस तरह का माहौल यहाँ पे होना, न कि दंगा फसाद झगड़े का माहौल हो। और ये माहौल देने की क्षमता अभी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के पास है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप यहाँ पे नहीं, जहां जहां आप मदद कर सकते हैं पूरे परभनी जिले में, पूरे महाराष्ट्र में, आप सभी लोग महाविकास आघाड़ी के पीछे खड़े रहिए। जो उम्मीदवार आपको चुन के दे सकते हैं आप हर एक के पीछे खड़े रहिए। हमारे आमदार साहब को जैसा कि यहाँ टारगेट किया है, आपने बताया है कि 1 लाख के वोट से, मैं तो बोलता हूँ उससे भी ज्यादा वोट से आमदार साहब चुन के आएंगे। आप लोगों का साथ सिर्फ जरूरी है और उसके बाद आपकी जो भी मंशा है वो हम पूरी करने का प्रयास करेंगे। इतनी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप लोगों की हम माफी चाहते हैं कि थोड़ी देर हो गई। अब देखो भाई, ये कार्यक्रम है, कार्यक्रम में यहाँ 10 मिनट वहाँ 10 मिनट, कोई भी रास्ते में मिल जाता भाई हमारे घर को चाय पीने चलो, कोई बच्चे आ जाते हमारे फोटो लो, तो ये सब हमको करना ही पड़ता है, इसलिए हमको देरी होती है। इसलिए हम सबका आपके माफी चाहते हैं। आप ज्यादा देर तक हमको यहाँ बैठना पड़ा आप लोगों को हमारा इंतजार करते हुए, लेकिन हमारा कोई मंशा नहीं आपको इंतजार कराने का। असल में क्या है, अब इलेक्शन शुरू हो गया। अब इलेक्शन शुरू हो गया तो क्या हो जाता कि हर आदमी बोलता मुझे आमदार बनने का। एक्चुअल में हमको मालूम ही नहीं कि आमदार की चतुर्सीमा क्या है, आमदार की लोक संख्या कितनी है। जो भी उम्मीदवार फार्म भरने जा रहा आप उसको पूछो कि भाई बोलना आमदार को मतदार कितने रहते, मतदार की लोक संख्या कितनी है, वो भी नहीं मालूम बताऊं।
गाँव कितने ये भी नहीं मालूम होता, लेकिन मैं मतदार बन रहा हूँ, आमदार बन रहा हूँ, आमदार का टिकट मुझे दे। आज बीजेपी वाले और शिंदे जिसने, अब खान साहब ने बोल दिया कि जिसने बोला कि भाई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी करने वाले को कोई अगर धक्का लगेगा तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। अरे मुख्यमंत्री तुम है, तुम घटना के इस पे कसम खाते हो कि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद हर समाज से, हर धर्म से न्याय करूंगा। अब कर रहे कि तुम न्याय? जब तुम न्याय नहीं कर रहे तो तुमको इलेक्शन में खड़े होने का क्या अधिकार है बोलो? देखो, हर धर्म का हिंदुस्तान है ये, हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, यहाँ पे हर धर्म का हर इंसान हमें यहाँ खुशहाली से जीता है। हमको किसी धर्म में किसी आपस में झगड़े लगाना नहीं है, हमारा मकसद नहीं है। हमारी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का मकसद नहीं है कि हम किसी के धर्म को, हमारे उद्धव साहब ने ऐसा क्लियर कट हमने महीना भर पहले बयान किया कि देखो भाई, आपको किसी के भी धर्म के पैगंबर के बारे में, किसी अनुयायी के बारे में आपको बुरा बोलने का कौन अधिकार दिया? आप क्यों बोल रहे और क्यों वातावरण खराब कर रहे? देखो, वो नारायण राणे का बच्चा है, अभी छोटा है, उसको नहीं मालूम, अब उन्हें 2 दिन में भाषा बदल दिया। अब बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने सब मुसलमानों को नहीं बोला। बोले अरे भाई, मस्जिद हमारी है, तुमको बोल रहे कि हम मस्जिद में हम घुस के मारेंगे? ये क्या अल्फाज है यार? ये हमारा हिंदुस्तान कहाँ जा रहा? देखो, 1983 में जब मैं नौकरी को लगा तो उस वक्त मैंने देखा खेड़े में, मैं जब किरदार बन के जाता था तो हर समाज ऐसा भाई भाई के साथ रहता था। तो आज ये लोगों ने मुसलमान हिंदू, मुसलमान मागा स्वर्गीय, ये सब कर करा के हमारे आपस में दूरियां पैदा कर दी। लेकिन माननीय उद्धव साहब ने, ये उद्धव साहब के डिसीजन का नतीजा है जो आप लोग ये भगवी दस्ती डाल के बैठे है ना भाई। आपको मोहब्बत है बोल के आपने भगवी दस्ती पहने, आपको किसी ने जबरदस्ती पहनाया क्या? आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं, ये एक मोहब्बत है, दिली मोहब्बत है, जो हमारे साथ है हम उसके साथ है। हम नहीं बोलते, हमको ठीक है एक बार एक रोड देर से बनेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उनके शान में गुस्ताखी करने वाला हमको कतई पसंद नहीं, चाहे वो कोई भी रहो, मैं रहो, कोई भी रहो, कोई XYZ। तो भाई, अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाला अगर कोई उम्मीदवार है आज, अब वो उनके मांडी को मांडी के लगा के बैठता है, उनके पैसों पे इलेक्शन लड़ता है, उनके दिए हुए टिकट पे इलेक्शन लड़ता है। सज्जाद नोमानी साहब का बयान याद करो आप सब, क्या बोले उन्होंने? बीजेपी को वोटिंग करने वाले का नाम बदल दो बोले। अब ठीक है, बीजेपी को, अब बीजेपी के वोटिंग के साथ जाने वाले का भी नाम बदल दो बोले। इतने बड़े ऑल इंडिया लेवल के और दुनिया के लेवल के मुफ्ती साहब का बयान सुन रहे हैं आप, क्या बोले उन्होंने कि भाई हमको लेना देना नहीं है, हमको इन जातिवादी पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। हम नहीं बोलते कि भाई तू हमारे इसको हम किसी के धर्म को गाली नहीं देते, ना ही हम देंगे। हमारा कोई आलिम जो है तो किसी के बारे में नहीं बोलता। हमारी इनसे भी गुजारिश है कि भाई तुम गांव का, परभनी का वातावरण मत बिगाड़ो। देखो, आज बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है, बीजेपी वाले बोल रहे शिंदे गठ को कि तुम्हारा आदमी खड़े करो, शिंदे बोल रहा नहीं भाई तुम्हारा खड़े करो। अब तुम्हारा खड़े करो में बोलो कौन खड़ेगा? खड़ो। आज पोजीशन परभनी मतदार संघ की ऐसी है कि माननीय आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल के खिलाफ फार्म भरने वाला महाबेवकूफ है मेरे हिसाब से। देखो, जब तुमको चुन के नहीं आते तो कहीं फार्म भर रहे भाई, लेकिन अगर करामत खान साहब को किसी ने अगर 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए दिया हुआ तो करामत खान साहब के बाप का क्या जा रहा फार्म भर देने का? हाँ, 2-5 हजार लोग यूं आते कि नहीं आते? फार्म भरने को आते कि नहीं? तुम मेरे को बोलो। बिल्कुल आते तुम। मैं 1000 रुपए नोट से 1000 लोगों को बांट दिया, 1000 लोगों मेरे साथ। अरे भाई, क्या वो करामत खान साहब के साथ पब्लिक थी? अब सब गांजे वाले, सब मटके वाले, सब दारू वाले, सब 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 पूरे उधर ही से बोले। हमको नको भी होगा, हमको नको भी वैसे, हमको तुम होना, तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग होना हमको। तुमने लोकसभा में जो वोटिंग करे ना, उसका नतीजा है ये कि जो मुसलमानों को कोई भी उम्मीदवारी दे रहा। अरे वो जानकर साहब, उनके हाथ को क्या तीतर लग गया, उन्होंने परभनी अपने बाप की जागीरी समझ रहे, कहते उन्हें भी आदमी खड़े कर रहे, उन्हें भी इलेक्शन में खड़े कर रहे। किसको? तो मुसलमान को, शिंदे गठ वाले मुसलमान को, फलाने मुसलमान को। अरे क्या तमाशा लगा दी हमको। उनको मालूम है देखो कि तुमने जो 1 घंटा मतदान करे लोकसभा को, तो ये बीजेपी की हवा निकल गई, और ये हवा निकलने से वो परेशान है। और वो ये चाह रहे आज परभनी में ये हमारी हवा नहीं निकली, हमने दूसरों की हवा निकाल दी। हमने अच्छों की हवा निकाल दी।
निकाले कि नहीं निकाले बोलो। और हमने हवा किसके भरोसे निकाले? तुम्हारे भरोसे। तुम अगर हमारे साथ है तो हम है, तुम अगर हमारे साथ नहीं तो चलो अल्लाह हाफिज, हम चल जाते अपने अपने घरों। लेकिन एक बात याद रखो, परभनी का विकास हमको करना है तो हमको डॉक्टर राहुल पाटिल को इलेक्शन में जिताना ही है। पिछले बार अपन ने 83,000 वोटों से जिताया था इनको, 83,000 वोटों से। आज हम 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे हम इनको इंशाल्लाह। वादा करो आज 1 लाख से ज्यादा उठेंगे। और हमने जैसा लोकसभा वोटिंग करे ना, उससे 10% ज्यादा वोटिंग होना हमको। हमारी 60% वोटिंग हुई थी उस वक्त लोकसभा को, मैंने हिसाब निकाला था। तो 60% नहीं होना हमको, 80% वोटिंग होना। हम जब तक 80% वोटिंग होते नहीं, जब तक हम 1 लाख के ऊपर जाते नहीं। और रही बात, आप देखो आपका विकास, आपके महापालिका का काम है शहर का विकास करना। महापालिका ने इसको विकास नहीं करी। लेकिन ये जो कार्यक्रम लिए ना इन्होंने, कहीं आमिर भाई हाशमी, ये आमिर भाई हाशमी बहुत मतलबी आदमी है। कहीं वो देखो यहाँ से, हंस रहा, देखो मुस्कुरा रहा। इन्हें जो कार्यक्रम लिया ना साहब, इन्हें मतलब से लिया। अब इसका मतलब इसके पीछे हमको बेर खिला के आंवला झड़ा रहा है। अब ये कार्यक्रम में ले लिया, इसमें थोड़े से अपना कुत्तों के पैसे गुता दिया, 10-20 हजार रुपए डाल दिया। लेकिन इन्हें हमारे से जो है तो अब कम से कम 1 करोड़ का बजट निकालने के चक्कर में है। ये जो है क्या वो रोड से उधर तक रोड बनाने के चक्कर में ये है हाशमी। समझेगा तुमने? ये जो कार्यक्रम लिया ना इन्हें, ये बहुत चालू आदमी। हाशमी लोग ऐसे भी बहुत चालू रहते। हमारे इकबाल नगर में बहुत हाशमी है। हाशमी जो है ना, हाशमी बरोबर काम कर रहा, तुम्हारे गली वालों को वास्ते कर रहा। आप लोगों ने उसका जो साथ दिए बहुत अच्छा किए। और मैं आपसे और एक गुजारिश करता हूं कि आने वाले मतदान के दिन शिवसेना में फर्स्ट कर रहे हैं और उसमें काम तेजी से बढ़ाए जाएंगे राहुल पाटिल का। और उसके लिए बहुत धन्यवाद लोगों का, बहुत अच्छे से वो करेंगे। थैंक यू। मैं मोहम्मद सफर अंसारी, सब लोगों से एक गुजारिश है कि यानी राहुल पाटिल एक सच्चे कार्यकर्ता है और इसके अंदर यानी आमदार है। और जो है तो कोई भेदभाव वगैरह वो नहीं करते और सभी लोगों का काम करते। इस वास्ते मेरी एक सब लोगों से रिक्वेस्ट गुजारिश है कि सब लोग जो है आने वाली 20 तारीख को इनको अच्छे वोटों से कामयाब करके अच्छी मिसाल कायम करें। आज रात गिरामी परभनी शहर के जानी मानी और लाड़के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, इनको अपने को 20 तारीख को ऐसा प्रेस करना है, ऐसा दबाना है बटन कि 1 लाख से ज़्यादा वोटों से डॉक्टर राहुल पाटिल साहब चुन के आए और परभनी का फिर से विकास करें। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज। प्रीती ज्ञानेश्वर घुले पाटील। आज आम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षाकडून, यांच्या शिवसेनेकडून मी युवा महिला जिल्हाध्यक्ष या पदावर तुम्हाला सर्वांना माहिती सांगायला आली आहे। ही माहिती फक्त सर्वसाधारण लोकांसाठी आहे, कारण की आता तुमची जागृत व्हायची वेळ आली आहे, तुम्हाला तुमचं मन आणि मत बदलायची वेळ आली आहे। कारण आपल्या सर्वांना आज आपल्याला देश वाचवायला, आपलं राज्य वाचवायला आणि आपली परभणी वाचवायला हीच वेळ आहे। कारण की आपला जो मताचा अधिकार आहे तो आपल्याला चांगल्या प्रकारे वापरायचा आहे। कारण की हे जे बीजेपीचे लोक आहेत त्यांनी वेळोवेळी आपल्यामध्ये आणि वेगळ्या जाती आणि धर्मांमध्ये फूट पाडलेली आहे। त्यामुळे आपल्याला हे सरकार बिलकुल नको आहे, जे सरकार सतत भांडणं लावतं 2 जाती धर्मांमध्ये किंवा आता जे आपण करंटली बघत आहोत, आधी हिंदू मुस्लिम करायचे, पण आता हे दोन्ही जे धर्माचे लोक आहेत हे सुशिक्षित झालेत आणि ह्या लोकांना जेव्हा समजूतदारपणे हे सगळे प्रॉब्लेम्स टॅकल करत आहेत, तेव्हा आता ह्या लोकांनी नवीन काढले की ओबीसी आणि मराठा ह्याच्यामध्ये तुम्ही वाद करा। पण ह्या ओबीसी आणि मराठा या वादामध्ये तुम्ही तुमचं नुकसान करून घेत आहात। हो, आरक्षणाची गरज प्रत्येकाला आहे। प्रत्येकजण आज कुठेतरी त्याची लिव्हिंग कॉस्ट वाढलेली आहे आणि त्याच्यामुळे एज्युकेशन जे काही महाग झालेलं आहे हे या बीजेपी गव्हर्नमेंटमुळे झालेलं आहे। त्यामुळे आमची एवढीच विनंती आहे की तुम्ही हे सरकार पाडा, जे आता येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये तुम्ही ह्यांच्या हातातून महाराष्ट्र घालवा आणि ह्याच्यानंतर इंडिया गठबंधनला सपोर्ट करून आपल्याला जे बीजेपीचं केंद्रामध्ये सरकार बसलेलं आहे त्या केंद्रातल्या सरकारला आपल्याला पाडायचं आहे। कारण की ह्या लोकांना आजपर्यंत आपल्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत, अन्न वस्त्र निवारा, या सोडून आज माणसाच्या मूलभूत गरजा शिक्षण आणि दवाखाना या सुद्धा झालेल्या आहेत। पण आज या 2 गोष्टीवरती या सरकारचं बिलकुल लक्ष नाही। आज तुम्ही गव्हर्नमेंटच्या शाळा बघा, या गव्हर्नमेंटच्या शाळांची हालत एवढी खराब झालेली आहे की आपल्याला गरीबात गरीब लोकांना सुद्धा आज बळजबरी त्यांच्या मुलांना प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्समध्ये टाकावं लागतं आणि त्या इन्स्टिट्यूशनची फीज लाखोंमध्ये। तेवढंच नाही तर त्या प्रत्येक फीजवर
वरती सुद्धा 18% GST. तुम्ही काही करायला गेला त्या मुलांची फीस भरा 18% GST, पुस्तकांना 18% GST, युनिफॉर्मांना 18% GST आणि रोजच्या ज्या काही गोष्टी तुम्हाला लागतात त्या प्रत्येकामध्ये GST करतो. तुम्हाला गाडी घ्यायची GST, तुम्हाला कसल्याही प्रकारचं वाहन घ्यायचं, इकडून तिकडं दळणवळणाचं जे साधन आहे, तुम्ही ट्रेनचं तिकीट काढलं त्याला GST. आज तुमच्यावरती एक बोजा आणलाय GST नावाचा, जो की तुमचा आज गळा दाबायचा प्रयत्न करत आहे. त्याच्यामुळे आमची तुम्हाला सर्वांना विनंती राहील की हे जे सरकार आहे हे तुमचं कसं नुकसान करत आहे ह्या सगळ्या गोष्टी जाणून घ्या. एवढंच नाही तर आपल्या संविधानाने जे आपल्याला अधिकार दिलेले आहेत, शिक्षणाचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि समानतेचा अधिकार, ह्या तिन्ही अधिकारांचा आपल्या इथं कुठेतरी भंग झालेला आहे. कारण की शिक्षण आपल्याला चांगलं भेटत नाही आणि इकडून तिकडून जेव्हा गरीब लोक आपल्या मुलांना हे शिक्षण देतात तेव्हा मोठमोठ्या लेवलवरती 15-15 लाख रुपये घेऊन आज नीटसारख्या परीक्षेमध्ये घोटाळा होतो. आज एक माणूस खूप मेहनत मजदुरी करून स्वतःच्या मुलांना डॉक्टर बनवायचं स्वप्न बघतो, पण जर 15 लाख रुपये घेऊन पेपर फुटत असेल आणि नीटसारखी एक्झाम जी की नॅशनल लेवलला कंडक्ट केली जाते त्याच्यावरती जर असे प्रश्न उद्भवत असतील की अरे आपल्या मुलांची जागा तर एखाद्या पैसेवाल्याच्या मुलांनी मारली, तर आज ते पेरेंट्स स्वतःच्या मुलांना कसे शिकवतील आणि जे मेहनत करणारे मुलं आहेत ते कसे पुढे जातील. एवढंच नाही तर UPSCमध्ये सुद्धा आपण बघितलंय पूजा खेडकर सारख्या मुली खोट्या प्रकारे आरक्षणाचा गैरफायदा घेऊन पुढे जाऊन IAS बनतात आणि पैसे देऊन IAS बनतात आणि जे खरं मेहनत मोलमजुरी करणारे लोक आहेत ते डावलून जातात. एवढंच नाही तर देशाच्या पातळीवरती या लोकांनी एक बिल पास केलं ज्याच्यामध्ये ह्यांच्या लेकरांना किंवा हे जे मोठमोठे BJPचे मंत्री आहेत हे ह्यांच्या स्वतःच्या लेकरांना जे काही भ्रष्टाचार करतील अशा लोकांना निवडून आणतात. फॉर एक्झाम्पल ओम बिर्लाची मुलगी, तिला सुद्धा IAS बनवलंय. ती रॅम्पवरती वॉक करणारी मुलगी, तिला काय माहीत नाही काय नाही, UPSCचा कधी तिने अभ्यास केलेला नाही, पण तरी तिला IAS पदी निवड झाली तिची आणि ती IAS बनली. पण आज जे मुलं तुमचे मुलं ज्यांना तुम्ही शेती विकून काहीतरी कुठून तरी कर्जाने पैसे आणून आज शिकवत आहात त्यांचे नुकसान होत आहे आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला जागं व्हायची गरज आहे. या सगळ्या गोष्टी बघा, स्वातंत्र्याचा जो अधिकार आहे तो ह्यांनी आपला असा मारला आहे की आज आपण आपल्या लहान मुलींना घराबाहेर शिक्षणासाठी पाठवतो, मोठ्या मुलींना कॉलेजला पाठवतो आणि बायका आपल्या घराला हातभार लावायला, आपल्या नवऱ्याला मदत करायला आज काहीतरी काम करायला जातात. पण जेव्हा त्या काहीतरी काम करायला जातात आणि त्यांच्यासोबत कसल्याही प्रकारचे उलटे दुष्कर्म होतात, लहान मुलं, म्हाताऱ्या बायका आज या कोणीच सुरक्षित नाही. एवढंच नाही तर जे आपले यांच्या सरकारमध्ये आमदार होते बाबा सिद्दीकी साहेब, स्वर्गीय बाबा सिद्दीकी साहेब असं मी बोलेल, कारण की आज जेव्हा त्यांचा भर रस्त्यामध्ये मर्डर झाला तेव्हा हेच BJPचे लोक लॉरेन्स बिश्नोई नावाच्या माणसाच्या नावावरती की जो माणूस आज गुजरातच्या जेलमध्ये बसून छाती ठोकपणे सांगतो की आम्हीच मर्डर केला आहे आणि आज ह्याच्यामध्ये एवढी हिंमत आहे. आणि आज सोशल मीडियावर तुम्ही बघा हिंदू मुस्लिमचा जो वाद चालू आहे की लॉरेन्स बिश्नोईला आज त्यांनी हिंदूचा डॉन असं म्हणून प्रसिद्ध करत आहेत आणि ह्याच्या मागे अमित शाह आणि मोदी गव्हर्नमेंट, BJP गव्हर्नमेंट ह्यांचाच हात आहे. कारण की महाविकास आघाडी जी आहे ती अशा घाणेरड्या लोकांना किंवा अशा घाणेरड्या प्रवृत्तीच्या लोकांना बिलकुल सपोर्ट करत नाही. आणि हे BJPचे 2 गुंडे आहेत मोदी आणि अमित शाह, ज्यांनी आजपर्यंत आपल्या देशाची राख लावली आणि ह्याच्या पुढे पण आपल्याला जर आपल्या देशाला, राज्याला आणि आपल्या परवडीला वाचवायचं असेल तर आपल्याकडे एवढाच पर्याय की आपल्याला ह्यांच्या खुर्चीहून उतरावं लागेल आणि ह्यांना जी मस्ती आली आहे ती तुम्हीच उतरू शकता. कारण की तुमच्याकडं मतदान करायचा अधिकार आहे. आज ह्यांनी तुमचं वाईट केलं आहे, आज तुम्ही ह्यांना मतदान करून ह्यांची खुर्ची पाडून तुमच्यासोबत तुम्ही न्याय करा. कारण की हे तुम्हाला न्याय देऊ शकत नाही आणि ज्या गोष्टी तुम्हाला न्याय देऊ शकतात ते त्यांना सुद्धा दाबून टाकायचं. न्यायपालिकेला आज त्यांनी उद्ध्वस्त केलं आहे, मीडियाला विकत घेतलं आहे, तुमच्या बाजूनी बोलायला कोणीही ठेवलेलं नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही तुमच्यासाठी आवाज उठला, तुम्ही तुमचं मतदान बदला, मत बदला आणि BJPच्या विरोधात मतदान करा. एवढंच आमचं सांगणं आहे आणि महाविकास आघाडीचा खूप मतांनी विजय करून द्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, हीच आमची विनंती आहे. धन्यवाद. आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात. शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज.